नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं। यहां पर मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम खबर दिन भर में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह गांधीनगर में महात्मा मंदिर में एक डाक टिकट प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उसके बाद गांधीनगर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में 50वें अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान सम्मेलन में शिरकत की। इस सम्मेलन में पुलिसिंग और सार्वजनिक सुरक्षा में प्रगति पर चर्चा की जाएगी। हमने कोर्ट, प्रोसिक्यूशन और पुलिस तीनों को लगभग 60 प्रोविजन के अंदर बाध्य बनाया है कि समय मर्यादा में अपना काम पूरा करें। 60 प्रोविजन। और जेलों को भी हमने बाध्य बनाया है कि एक निश्चित अवधि के बाद अगर ट्रायल नहीं चल रही है तो कुछ अपराध जो ज्यादा गंभीर नहीं है इसके छोड़कर जेल अधिकारी ने ही इसकी बेल के लिए पुरसिस रखनी है कोर्ट के अंदर। और हमारा प्रयास है कि संविधान दिन के पहले ये देश की जेलों में एक भी कैदी ऐसा ना हो जिसने अपनी 1/3 सजा काट ली है और अभी उसको न्याय नहीं मिला है। ऐसा एक भी कैदी नहीं। पुलिस को जवाबदेह बनाने के लिए भी ढेर सारे काम किए हैं और पुलिस को ताकत देने के लिए भी ढेर सारे काम किए। अब ये सारे खाका एक प्रकार से बनकर पड़ा है। पुलिस विज्ञान कांग्रेस की जिम्मेदारी क्या है? अलग अलग साइलोज में डेटा पड़ा है। क्या पुलिस विज्ञान कांग्रेस अग्नि विज्ञान कांग्रेस के पहले एआई का उपयोग कर ये सारे डेटा को एक दूसरे के साथ बात करता हुआ कर सकती है क्या? इससे जो परिणाम निकलेंगे वो परिणामों को हमारी पुलिस व्यवस्था में इसका विश्लेषण करने का एक प्लेटफॉर्म हम तैयार कर सकते हैं क्या? और उसका विश्लेषण कर अपराधों की संख्या को रोकने के लिए, अपराधों के इन्वेस्टिगेशन के लिए और त्वरित न्याय के लिए हम हमारी व्यवस्था में, प्रणाली में बदलाव कर सकते हैं क्या? मैं मानता हूं ये पूरी एक्सरसाइज का फायदा तभी है जब पुलिस विज्ञान कांग्रेस इस तरह के इश्यू को चैलेंज के रूप में स्वीकार करे। सैकड़ों हैकाथॉन होने चाहिए समस्याओं के निवारण के लिए। एआई के जानकार एक्सपर्ट्स के साथ मीटिंग कर साइलोज में पड़े हुए डेटा की उपयोगिता को हमने परिणाम लक्षी बनाना पड़ेगा। और इससे जो एनालिसिस आता है उसका प्रैक्टिकल विश्लेषण कर हमारी व्यवस्था को सुधारने के लिए काम करना चाहिए। आने वाले दिनों में हमारे सामने कुछ चुनौतियां हैं। दुनिया के सामने चुनौतियां हैं, सिर्फ भारत के सामने नहीं है। इसका हल भारत ने ढूंढना चाहिए। 5 क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें कानून की रोकथाम करने वालों ने कानून तोड़ने वालों से 2 कदम आगे रहना चाहिए। इस पर भी पुलिस विज्ञान कांग्रेस ने चिंता करनी चाहिए। साइबर क्राइम, घुसपैठ मतलब सीमाओं का टेक्नोलॉजी से सीमाओं की सुरक्षा करना। बाड़ लगाना तो एक है जहां प्रैक्टिकल लगाएंगे, परंतु टेक्नोलॉजी से कैसे सीमा की सुरक्षा कर सकते हैं। ड्रोन का अवैध उपयोग, इसकी रोकथाम, नारकोटिक्स, इसके इन्वेस्टिगेशन में और जागरूकता में आधुनिक टेक्नोलॉजी का कैसे उपयोग हो सकता है और डार्क नेट के दुरुपयोग के खिलाफ रोकथाम में इसका सॉल्यूशन। ये 5 क्षेत्र को भी हमने R&D में जो विश्वास करते हैं ऐसे सभी क्षमतावान लोगों के साथ
मिलकर बीपीआरएनडी और पुलिस विज्ञान कांग्रेस ने आगे बढ़ना चाहिए। तो वहीं केंद्रीय मंत्री ने पुलिस को जमकर फटकार लगाई। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने पुलिस अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई और दबंगों द्वारा अपना दल एस के कार्यकर्ता की घर में घुसकर पिटाई की थी। शराब पीने का विरोध करने पर दबंगों ने पति पत्नी की रॉड से पिटाई की थी। आरोपियों ने पीड़ित की नाबालिग बेटी को जबरन उठाकर ले जाने का प्रयास किया था। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद विंध्याचल पुलिस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं किया था। पुलिस ने केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल से मामले की शिकायत की थी। शिकायत पर मंडलीय अस्पताल में केंद्रीय मंत्री कार्यकर्ता से मिलने पहुंची थी। कार्यकर्ता की पीड़ा देखकर मंत्री का पारा हुआ। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों की जमकर फटकार लगाई। शराब पी, उन्हें मना किया गया तो उसकी बच्ची को जबरन उठा के ले जाने लगे। पिता ने विरोध किया तो पिता को मार मार के उसका सर फोड़ दिया, मां की हड्डी पसली तोड़ दी। इतने बुरे हालात हैं और इतनी शर्मनाक बात है कि अभी तक हमारी पुलिस सो रही है। हमारे उत्तर प्रदेश की और देश की सरकार 0 टॉलरेंस पे काम करती है। बहू बेटी के साथ किसी भी तरीके की हम लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी भी तरीके का अमर्यादित आचरण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये हालात मैंने निर्देशित कर दिया है। 2 घंटे का मैं समय दे रही हूं। अगर एक्शन नहीं हुआ, एफआईआर नहीं हुई तो ये सब सीधे ही मामला मुख्यमंत्री के पास जाएगा। तो करेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय कौशल रोजगार सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस दौरान कार्यक्रम में कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा भी मौजूद रहे। यह कार्यक्रम दून यूनिवर्सिटी में आयोजित किया गया। सीएम धामी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में मुख्य सचिव भी मौजूद रही और गढ़वाल कमिश्नर समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल रहे। श्रीमती राधा रतूरी जी, श्री राजशेखर जोशी जी, डॉक्टर बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर इस कार्यशाला में आप सबके बीच में आकर मुझे भी अत्यंत खुशी हो रही, क्योंकि बहुत दिनों से हम लोग सोच रहे थे कि निश्चित रूप से स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट पर कोई कार्यशाला होनी चाहिए, कोई मंथन होना चाहिए, जिसमें से जो हमारे राज्य के लिए, हमारे सभी नौजवान युवाओं के लिए कुछ निकल कर आए, उस मंथन में से कुछ अमृत निकले और वो सबके काम है। आज की ये कॉन्क्लेव हमारे युवाओं के कौशल विकास के क्षेत्र में कई नई संभावनाएं उनके द्वार खोलने के लिए बहुत ही एक मैं कहूं कि बहुत अच्छी पहल है, महत्वपूर्ण पहल है, जिसकी शुरुआत हुई है। मुझे विश्वास है कि ये कॉन्क्लेव न केवल युवाओं को उनके अंदर जितनी स्किल है, क्षमता है, उनको सशक्त बनाने में सहायक होगी, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी प्रेरित करेगी। जैसा अभी सुंदरम जी जब हमारा यहाँ पर प्रेजेंटेशन दे रहे थे, तो बहुत शानदार तरीके से उन्होंने किस प्रकार से हमारे लक्ष्य रखे गए हैं, किन किन सेक्टरों में लोगों ने अपनी प्राथमिकताएं बताई हैं, किन सेक्टरों को चुनना चाहते हैं। और साथियों, हमारी सरकार भी अपने पहले दिन से ही जो हमारा राज्य का सकल घरेलू उत्पाद है उसको दुगना करने के लक्ष्य को लेकर लगातार कार्य कर रही है। उसके लिए हमने बहुत सारे काम किए हैं। बहुत चूंकि लंबा समय होता तो मीनाक्षी सुंदरम जी उसको और विस्तार से दिखाते, लेकिन कम समय में भी उन्होंने बहुत संक्षिप्त में बहुत सारी बातें बहुत ही हमारे सामने रखी। और जो काम हुआ है इस दिशा में काम करते हुए अभी तक घरेलू सकल उत्पाद जीएसडीपी में 1.3% गुना की अभी तक वृद्धि हुई है, जो कि लगभग अगर मैं बहुत लोगों को ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा तो 1.3 गुना की वृद्धि का अर्थ होता है लगभग 33%, 33% होगा। मीनाक्षी कितना होगा? 33 होगा। हाँ ठीक है। हमारे राज्य की जो विकास की गति प्रदान करने के लिए और भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। राज्य में रोजगार को, निवेश को आकर्षित करने के लिए हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए भी एक अच्छा एटमॉस्फेयर हो सकता है, उसका निर्माण किया गया है। और इसकी पूर्ति के लिए हमने पिछले वर्ष इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया था और उस इन्वेस्टर समिट के आयोजन से पहले हमने
लगभग 30 के लगभग हमने नई नीतियों ने हम प्रचलन में लाए थे, नई नीतियां हमने बनाई थी। तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर सियासत अब गर्मा गई है और सभी सीटों पर अब चुनाव प्रचार भी थम गया है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कई मांग की है। पार्टी ने चुनाव आयोग से कहा कि वो ऐसी व्यवस्था स्थापित करें जिससे मतदान के दिन कोई पुलिसकर्मी किसी भी मतदाता की आईडी की जांच न करे। चुनाव आयोग को लिखे पत्र में समाजवादी पार्टी ने कहा कि बूथ पर पोलिंग ऑफिसर के अलावा कोई भी मतदाता का पहचान पत्र कोई चेक न करे। इसके साथ साथ हैंडबुक फॉर रिटर्निंग ऑफिसर के पैराग्राफ का भी उल्लेख किया गया है। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि लोकसभा चुनाव के दौरान कई पोलिंग बूथों पर मुस्लिम महिलाओं को डराने और धमकाने का काम किया गया। तो यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ में संविधान मेला युवा महोत्सव को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी बार बार हम पर जातिवाद में शामिल होने का आरोप लगाती रहती है। जब भी समाजवादी लोग पीडीए या संविधान के बारे में बात करते हैं तो बीजेपी के लोग जातिवाद का आरोप लगाते हैं। जानते होंगे समय समय पर ये भारतीय जनता पार्टी हमारे और आपके ऊपर एक जातिवादी का आरोप लगाती है कि जब भी हम समाजवादी लोग पीडीए की बात कहते हैं या संविधान की बात को रखते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हमें और आपको जातिवादी को लेकर के आरोप लगाते हैं। ये कोई जातियां हम लोगों ने नहीं बनाई हैं। इस देश में कोई मनु बाबा थे, उन्होंने ये सब गड़बड़ कर दिया। जो इतिहास को जानते होंगे, एक मनु बाबा रहे, उन्हीं ने सब गड़बड़ कर दिया और उसी की वजह से हम और आप लोग सब जातियों में बटे हुए हैं। वही हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान हमें बांटता नहीं है, हमें आपको जोड़ता है, हमें आपको अधिकार दिलाता है। और ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो संविधान है, यही हमें और आपको सम्मान दिलाता है। इसलिए संविधान को बचाना सबसे बड़ी लड़ाई हमें और आपको मिलकर के लड़ाई लड़नी है। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में चित्रकूट में आयोजित बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की पहली बैठक में बस्तर में पर्यटन को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के लिए टूरिज्म कॉरिडोर बनाने पर विचार विमर्श किया गया। इसके साथ ही बस्तर अंचल के पर्यटन के लिए चिन्हित स्थानों को विकसित करने के लिए रणनीति तैयार की गई। बैठक में बस्तर में एनडीएमसी एनएमडीसी द्वारा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के निर्माण के संबंध में भी चर्चा की गई। इस मौके पर सीएम साय ने सौर समाधान और मनो बस्तर ऐप लॉन्च किया। इसके साथ ही सौर ऊर्जा चलित पावर बैंक का शुभारंभ किया। एरिया है तो हम लोगों ने नियत निर्माण योजना भी लागू किया है, आपका अच्छा गांव योजना, जिसके तहत 5 जिला उसमें शामिल हैं और वहां पर लगातार हम लोग सुरक्षा कैंप खोल के सरकार की जो योजनाएं हैं उनको पहुंचाने का भी काम कर रहे हैं। तो संसाधन की कमी नहीं है, लगातार हम लोग विकास कर रहे हैं, हर चीज हो रहा है। वहां पर सड़क बन रहा है, बिजली पहुंच रही है, घर घर में पानी पहुंचा रहे हैं, वहां पर मोबाइल टावर खड़े हो रहे हैं, वहां पर राशन पहुंच रहा है, चिकित्सा शिक्षा की व्यवस्थाओं पर हो रही है। सरकार की जो भी योजना है उसको प्राथमिकता के साथ सरकार पहुंचाने का काम कर रही है। सारे प्रस्ताव आए हैं हमारे जनप्रतिनिधियों की तरफ से, सब सैंक्शन करेंगे। और विशेषकर यहाँ पर चूंकि बस्तर में टूरिज्म की बहुत संभावनाएं हैं, तो आगे हम लोग टूरिज्म को बढ़ाने का काम करेंगे। यहाँ पर एक और मांग आई है कि छात्रावासों में स्टूडेंट्स की संख्या ज्यादा हो रही है, तो सीट बढ़ाने की भी मांग आ रही है। इस पर भी सरकार सोचेगा। और एनएमडीसी जो एक उपक्रम है
जिसके कारण लोग लाल पानी वगैरह पीने के लिए बात होते हैं, उस पर भी रोक लगे। एनएमडीसी को हिदायत दिया गया है कि उसके लिए कारगर कोई उपाय करे। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। जोधपुर की ब्यूटिशियन अनीता चौधरी की हत्या को लेकर लंबे समय से चला रहा गतिरोध आज समाप्त हो गया। आपको बता दें कि हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में हुए व्यापक धरने के बाद सरकार ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। मामले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने के साथ ही अनीता चौधरी के परिजनों का धरना भी समाप्त हो गया। सरकार ने अनीता चौधरी के परिजनों को 51 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिए जाने का ऐलान किया। वहीं जोधपुर में आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि एसआई भर्ती को लेकर हमारा स्टंट शुरू हो चुका है। चुनाव से पहले ही हम लगातार कह रहे हैं कि एसआई का एग्जाम रद्द होना चाहिए। उन्होंने कहा कि एसओजी ने कई लोगों को ऑबलाइज किया है। एसओजी ने ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन पेपर किसी के पिताजी लेकर आए, किसी के भाई लेकर आए। उनकी जांच अभी तक नहीं हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि एसओजी कई लोगों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। बीजेपी ने पहले ही कहा था कि हम सत्ता में आएंगे तो आरपीएसी को भंग करेंगे और कई नेताओं को जेल में डालेंगे, लेकिन अभी तक इस मामले को लेकर कोई खास कार्रवाई नहीं हुई है। राजस्थान का युवा सरकार की ओर निगाहें लगाकर देख रहा है। जीत रही है सीट और कांग्रेस की वहां जमानत जब्त हो रही है, फाइट हो रही है और मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी है। और बाकी जगह भी ये जो चुनाव हो रहे हैं राजस्थान के अंदर, निश्चित रूप से दोनों पार्टियों ने आरएलपी और बीएपी के खिलाफ मिलकर चुनाव लड़ा, भाजपा और कांग्रेस ने, कि कोई क्षेत्रीय दल नहीं पनपे। यहाँ पे मिलाजुली का खेल है। जिस तरह राजस्थान को 70 साल लूटा, उसी तरह दोनों पार्टियां मिलकर लूटती रही। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के कहने से ही कांग्रेस से ज्यादातर टिकट दिए राजस्थान के। और मदन राठौड़ का बयान भी आपने देखा होगा, उसने कहा कि आरएलपी और बीएपी को हम समाप्त करेंगे। तो इसके मतलब आप समझते हो उनकी कांग्रेस से दुश्मनी नहीं है, उनकी दुश्मनी उन दलों से जो राजस्थान को जगा रहे हैं। और पहली बार राजस्थान में आरएलपी बनी, उसके बाद भारतीय आदिवासी पार्टी बनी। ये दोनों पार्टियां बनी है 70 साल के अंदर, तो उनके पेट में दर्द है इस बात का। दोनों बड़ी पार्टियां मिलकर आरएलपी और बीएपी को खत्म करने के लिए राजस्थान में लगी। एक बात तो जब होता है जब मैं अलग अलग सीटों से लड़ा था, ये तो मेरी खुद की सीट है, मैं ही लड़ रहा हूँ राजधानी आरएलपी की। अगर मैं चाहता था घर के बाहर लड़े, तो घर के बाहर जनता राजी नहीं थी, ये जनता का फैसला था। और जनता को पूछ के मैंने टिकट दिया, बंद कमरे में नहीं बांटा था। नागौर के अंदर जनता को पूछने के बाद जनता के बीच ही टिकट दिया, और इसीलिए घर से टिकट देना मुझे पड़ा, क्योंकि मुझे आरएलपी की राजधानी को बचाना था। और लोग इस बात के लिए तैयार नहीं थे। और जो बीजेपी का प्रत्याशी था वो मेरे ही से गया हुआ था, वो आरएलपी का ही था, वो उसका कोई पॉलिटिकल परिचय नहीं था। वो 2 बार सरपंच और 2 बार लगातार हारा हुआ सरपंच था, और उसको मैंने प्रधान बनाया। और उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने डोरे डालकर उसको मेरे से तोड़ लिया। मेघराज सिंह वगैरह उस समय जो बजरी का मामला चल रहा था, उनके चंगुल में फंस के और मेरे सामने खड़ा हो गया। वैसे मेरे विरोधी नागौर में बचे नहीं, जोधपुर नागौर में मेरे विरोधियों ने मेरे ही पैदा किए लोगों का झंडा पकड़ लिया। अब आप बताओ, भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार है उसका झंडा तमाम नागौर जोधपुर के वो नेता जो हनुमान बेनीवाल को चुनौती देते थे, वो तो उस आदमी का झंडा पकड़ के घूम रहे हैं जिसको तैयारी में नहीं किया। तो इसे आप अंदाज लगा सकते हो कि राजस्थान में आरएलपी का आने वाला समय कितना अच्छा एक सुनहरा भविष्य के रूप में आप आरएलपी को देखो। जो लोग बयानबाजियां करते हैं, घूमते हैं, और मेरे यहाँ के जोधपुर के कई कांग्रेस के नेता रात को ढाणियों में बीजेपी के वोट मांग रहे थे। आप बताओ, सबकी एकड़ी इस बार निकल जाए। तो उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर मीरापुर विधानसभा सीट पर चुनाव के मद्देनजर ककरौली में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि क्या मुख्यमंत्री झांसी में बच्चों की जान बचाने वाले याकूब के सामने बचोगे तो कटोगे कह सकेंगे? याकूब ने बिना धर्म देखे बच्चों की जान बचाई, बिना धर्म देखे बच्चों की जान बचाई, और याकूब अपनी ही जुड़वा बेटियों को नहीं बचा पाया। जिन बच्चों को याकूब ने बचाया उनका धर्म नहीं देखा। जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि भाजपा जहर फैलाने का काम करती है। क्या मोदी योगी याकूब के सामने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दे सकते हैं? मुख्यमंत्री बाबा के ऊपर भी कुछ बोलना पड़ेगा। आजकल बाबा महाराष्ट्र में फिर रहे हैं, सुनिए, महाराष्ट्र में फिर रहे हैं और नारा लगाए हैं, बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे बोलते हैं। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से वो चैलेंज कर रहा हूं, झांसी में
झांसी में मेडिकल कॉलेज में 10 मासूम बच्चे जलकर मर गए। 10 मासूम बच्चे जलकर मर गए। और जब वो वार्ड में, न्यू नेटल केयर के वार्ड में एक शख्स था जिसके 2 जुड़वा बेटियां भी उस न्यू नेटल वार्ड में थे। जब वार्ड में आग लगी तो शख्स कूदकर 10 से ज्यादा मासूम छोटे बच्चों की जान बचाया। बाद में मालूम हुआ कि उसकी 2 बेटियां, जुड़वा बेटियां जलकर मर गई। और उस शख्स का नाम आपको मालूम क्या था? जिसने 10 से ज्यादा मासूम बच्चों की जान बचाई, जो 6-8 महीने के बच्चे बच्चियां थे। उस शख्स का नाम याकूब मंसूरी था। याकूब मंसूरी कूद गया आग में। ये नहीं देखा मुख्यमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, देखो याकूब मंसूरी आग में कूदकर ये नहीं देखा कि किस समुदाय, किस मजहब के मानने वालों के बच्चे हैं। वो ये देखा कि बच्चे जल रहे हैं और कूद गया। ये अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था, वो अपनी 2 मासूम जुड़वा बच्चियों को नहीं बचा सका। वहीं पंचकुला में सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि बीजेपी ने सदस्यता अभियान के लिए 50 लाख लोगों का लक्ष्य रखा है। हमारे सभी विधायक और नेता अग्रणी भूमिका निभाते हुए सदस्यता अभियान में भाग लेंगे और लोगों को बीजेपी का सदस्य बनाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। पार्टी ने 50 लाख का टारगेट रखा है। हमारे सभी विधायकों को भी इस सदस्यता अभियान में अग्रणी भूमिका में जुड़ करके लोगों को भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाने का काम ये हमारे विधायक भी करेंगे। पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारी, हमारे नेतागण वो लगे हुए हैं। विधायकों से इस बात को लेकर के चर्चा हुई है। सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के, आम जनमानस को साथ लेकर के हमने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को गति से बढ़ाना है। और ये डबल इंजन की सरकार, हरियाणा में तीसरी बार की सरकार 3 गुना ज्यादा ताकत से हरियाणा प्रदेश के लोगों के कार्यों को आगे बढ़ाने का काम करेगी। तो सदस्यता अभियान का लक्ष्य जो है 50 लाख लोगों को पार्टी से जोड़ना रखा गया है। डबल इंजन की सरकार का मतलब विकास है और ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री सैनी। तो वहीं कौशाम्बी के सिराथू तहसील के टीकरडीह का मामला सामने आया है, जहां अवैध खनन रोकना नायब तहसीलदार को भारी पड़ गया। आपको बता दें कि वीएचपी यानी विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने नायब तहसीलदार से जमकर अभद्रता की। आपको बता दें कि अवैध मिट्टी खनन रोकने राजस्व की टीम गई थी। लेखपाल ने अवैध खनन करते जेसीबी डंपर पकड़ा था। वीडियो सोशल मीडिया पर इस पूरी घटना का वायरल है। भाई मानसिकता भी आगे चल रही है। मेरे यहाँ सुरेंद्र कानून खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर बुलंदशहर से है, जहां राधा स्वामी सत्संग ब्यास रात के वक्त अज्ञात लोगों द्वारा आश्रम में तोड़फोड़ की घटना की गई। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुटी। आपको बता दें कि आश्रम के 75 वर्षीय सेवादार पर 2 नाबालिग लड़कियों से रेप का आरोप लगा है। रेप के बाद एक नाबालिग लड़की प्रेग्नेंट हुई, जिसके बाद एक लड़की ने कल नवजात को जन्म दिया था। जानकारी के अनुसार रेप की घटना से आक्रोशित ग्रामीणों पर घटना को अंजाम देने का शक है। बुलंदशहर के स्थाना श्याना कोतवाली क्षेत्र के ये पूरे गांव का मामला है। रायपुर जाना अभी तो खबर दिन भर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉच। नमस्कार।